नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एनिशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, केयरविल के नोट्स अभिषेक सुमन के। ठीक है, जो पीएनजी है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी करेंगे, पहले पीएनजी करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री की 3 वीडियो आएंगी, एक ज्योग्राफी की, एक पॉलिटिक्स। हिस्ट्री की 3 वीडियो कौन कौन सी होंगी? एक एनिशिएंट से, एक मेडाइवल से और एक मॉडर्न से। ठीक है, प्राचीन से, मध्यकालीन से और आधुनिक से। ठीक है, तो एनिशिएंट हिस्ट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते रहिए, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, केयरविल के नोट्स, प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के नोट्स। ठीक है, उसकी पीएनजी है ये। ठीक है, कोर्स की पीएनजी, मैंने कोर्स खरीद रखा था, उसकी ये पीएनजी है। ठीक है, तो देखो सारे बच्चे सॉल्यूशन देखते जाओ तसल्ली से। देखो भाई, एनिशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, अभिषेक सुमन की ये पीएनजी है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, एक ऐसा काल जिसके अंदर स्टोन एज आया, पाषाण युग आया। ठीक है, एक ऐसा काल जिसके अंदर क्या आया? स्टोन एज, एक पाषाण युग आया। ठीक है, पाषाण युग, 3 पाषाण युग हुआ करते थे भाई। कौन कौन से? देखो भाई सारे बच्चे, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल। ठीक है, 5 लाख बीसी से और 8,000 बीसी तक का कहलाता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड काल कहलाता है, पूरा पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। इसी काल में मनुष्य ने क्या किया था भाई? आग का आविष्कार। इसी काल में मनुष्य ने क्या किया था? आग का आविष्कार। तो बताओ क्वेश्चन आएगा कि कौन से काल में आग का आविष्कार हुआ था? तो बताएंगे सारे बच्चे, पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसने पत्थरों से ही कुछ औजार बनाए, जैसे इन्होंने पत्थरों से कुछ और औजार बनाए। ठीक है, कौन सा युग चल रहा था? स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर हमें क्या मिले? पत्थर के औजार मिले। ठीक है, इसी में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया और पत्थर के कुछ औजार बनाए, क्योंकि ये पत्थर युग चल रहा था, स्टोन एज चल रहा था। ठीक है, पाषाण युग, पाषाण को भाई, पाषाण एक शब्द है संस्कृत का, उसका हिंदी में करूँगा तो मैं क्या होगा? पत्थर होगा। ठीक है, तो इसमें पत्थर के औजार थे, कौन कौन से? हैंड एक्सीज, कुल्हाड़ी, इलेनर्स, स्कैन, जो काटने वाले होते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से औजार बनाए थे। इसी काल में मनुष्य ने क्या किया था भाई? शिकारी हुआ करता था। इसी काल में मनुष्य क्या हुआ? शिकार हुआ। ठीक है, यहाँ से अवशेष देखो भाई, अवशेष देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ कौन कौन से अवशेष मिले इस काल में, पूरा पाषाण काल में? बताओ। बिलेन रिवर वैली, बेलेन रिवर वैली, सोवन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली। और इसके अलावा इस काल में हमें कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई हैं, जो भोपाल के भीमबेटका से मिली हैं। ठीक है, भीमबेटका से, भोपाल के भीमबेटका से मिली हैं। इस काल में कुछ गुफा मिली हैं पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कहाँ से? कौन सी गुफा? भीमबेटका की गुफा। कहाँ से? भोपाल से। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, 5 लाख बीसी से और 8,000 बीसी तक। इसी काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। इसी काल में पत्थर के औजार बने, हैंड एक्सीज, इलिनर्स, स्कैरपर्स। ठीक है, इसी काल में मनुष्य क्या हुआ भाई? इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ। ठीक है, इसमें अवशेष 3 सभ्यता मिली, बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली। और इसके अलावा इस काल में हमें कुछ गुफा चित्रकारी भी प्राप्त हुई, जो भोपाल के भीमबेटका से मिली हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलो भाई, मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, 800 बीसी से 400 बीसी, 800 बीसी से 400 बीसी, मीजोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। इस काल में हथियारों का आकार छोटा था। इस काल में हथियारों का आकार कैसा था भाई? छोटा। इस काल में हथियारों का आकार कैसा था? छोटा था। इस काल में हथियारों का आकार कैसा था? छोटा था। ठीक है, जो कि माइक्रोलिथिक्स कहा जाता था। इस काल माइक्रोलिथिक्स कहा जाता था। ठीक है, बताओ, देखो छोटे औजार थे। ठीक है, छोटे औजार थे, मीजोलिथिक पीरियड चल रहा था। लिथिक्स पीछे का, मीजो का लिथिक्स उठा के रखा था, माइक्रो क्योंकि औजार क्या थे? छोटे, और इसे क्या कहा दिया गया? मीजोलिथिक्स। ठीक है, इन औजारों को क्या कहा गया? मीजोलिथिक्स। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, और पहले शिकारी हुआ, उसके बाद पशुपालन किया मनुष्य ने। तो बताओ, मीजोलिथिक में क्या करेगा? पशुपालन। मीजोलिथिक में पशुपालन। इसमें इस काल में मनुष्य ने क्या की? पशुपालन की शुरुआत की। ठीक है, ठीक है, पशुपालन का फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट प्रमाण, फर्स्ट साक्ष्य तो मिला, तो वो कहाँ से मिला? बताओ भाई, फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन
आदमगढ़ एमपी से, आदमगढ़ से हमें फर्स्ट पशुपालन का साक्ष्य मिला आदमगढ़ से। और भांगरू राजस्थान, ठीक है, भांगरू राजस्थान से भी हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला। ये एविडेंस, ये सबूत, ठीक है, ये अवशेष मिले। मानव कंकाल के अवशेष मिले जो कि सराय नाहर प्रतापगढ़ यूपी से, ठीक है। मानव कंकाल के भी अवशेष मिले। कहाँ, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में हमें क्या मिला भाई, बताओ? मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल के भी अवशेष मिले, मानव कंकाल के भी अवशेष मिले। किसमें? मध्य पाषाण काल में, मेजोलिथिक पीरियड में। मेजोलिथिक पीरियड 800 से और 400 बीसी के पीरियड को कहते हैं मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है। देखो मानव कंकाल के अवशेष जो कि सराय नाहर प्रतापगढ़ यूपी से मिले, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट नंबर तीसरे के ऊपर, बताओ, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड, जैसे जैसे मानव सभ्य होते गए, सारे पीरियड आते गए। पहले मनुष्य ने क्या किया भाई? शिकार, पशुपालन, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने क्या किया? कृषि करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कौन से पीरियड में? नियोलिथिक पीरियड में। नव पाषाण काल 400 से और 2500 बीसी के काल को कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। इस काल में मनुष्य ने क्या किया भाई? कृषि की शुरुआत की। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और जैसे पशुपालन का अवशेष मिला था आदमगढ़ यूपी से, ठीक है, आदमगढ़ एमपी से और भागरू राजस्थान से, इसी तरीके से फर्स्ट कृषि का भी अवशेष मिलेगा। तो बताओ कृषि का अवशेष सर्वप्रथम कृषि का कहाँ से मिला? एग्रीकल्चर का अवशेष कहाँ से मिले, ठीक है? मेहरगढ़ पाकिस्तान, गेहूँ और जौ के साग से मिले, ठीक है ना। गेहूँ और जौ के साग से मिले मेहरगढ़ से। चावल की खेती के भी अवशेष मिले हैं। इसी काल में चावल की खेती के भी अवशेष मिले हैं। तो बताओ चावल की खेती के अवशेष, ठीक है। कोल्डी हवा इलाहाबाद एमपी, बताओ भाई सारे, बताओ कहाँ से मिले? कोल्डी हवा इलाहाबाद एमपी यूपी से चावल के साग से। जम्मू कश्मीर में बुरजहोम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के हड्डियों के साग से मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते की हड्डियों के भी साग से, मतलब जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मानव के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ठीक है। उसके साग से कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम से ही कुछ मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन भी बुरजहोम से मिले हैं। और ये नव पाषाण काल की, ठीक है, नव पाषाण की बात चल रही है, नियोलिथिक पीरियड की बात चल रही है। तो चलो भाई आगे, ठीक है, पेज नंबर 2 पे चलो, ठीक है। पहले हम किसकी? प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे थे। देखो सारे बच्चे, अब कौन सा पीरियड आएगा इससे आगे कौन सा पीरियड आएगा? इससे आगे कौन सा पीरियड आएगा? आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पनप गई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी से 1700 बीसी, ठीक है। अलग अलग बुकों में अलग अलग डेट है, ठीक है। ऑथेंटिक 2500 बीसी से 1700 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली घाटी सिविलाइजेशन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। 1856 अलेक्जेंडर किनिंगम, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ने फॉसिल फ्यूल्स को इकट्ठा किया और उन पर खोज की। 1856 में अलेक्जेंडर ने क्या किया भाई? ठीक है। इसे कहा जाता है फादर ऑफ आर्कोलॉजी, साहित्य का फादर कहा जाता है, ठीक है। उसने क्या किया? अवशेषों को इकट्ठा किया और इन पे खोज की 1856 में अलेक्जेंडर किनिंगम ने, ठीक है। और इंडिया का बिगेस्ट म्यूजियम, इंडिया में बिगेस्ट म्यूजियम कहाँ है? कलकत्ता में। इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजियम है तो वो कहाँ है? बताओ भाई। कलकत्ता के अंदर इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? इंडिया में सबसे बड़ा म्यूजियम है कलकत्ता के अंदर। और 1899 और 1905 में, ठीक है, लैंड क्रूज ऑन आर्कोलॉजी, ठीक है। 1905 में आर्कोलॉजिकल सर्वाइव ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर इंडियन म्यूजियम का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता के अंदर। चेयरमैन कौन है? जॉन मार्शल, ठीक है। उस समय कौन था भाई? जॉन मार्शल। उस समय चेयरमैन कौन था? जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 व्यक्ति निकले। बताओ भाई कौन कौन से निकले? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है, चेयरमैन था। इन्होंने इस 2 व्यक्तियों को भेजा, दयाराम साहनी को और राखलदास बनर्जी को। 1921 में यह हड़प्पा पहुंच गया। 1922 में मोहनजोदड़ो। 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी? हड़प्पा की खोज की। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने कर दी। और इन्हीं खोज को एक तरीके से मिलाकर कहूँ तो इसी खोज को कहा जाता है इंडस वैली। और इन दोनों की खोज को
ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इस खोज को ही क्या कहा जाता है, इंडस वैल्यू, इंडस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब देखो सारे बच्चे इसी के अंदर, ठीक है। जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज कर दी गई, ठीक है, तो बताओ कहाँ कहाँ से, ठीक है। उत्तर में कौन सा पॉइंट, कहाँ पे उत्तर में कौन सी जगह पे खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, ठीक है। पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, ये कहाँ खोजे गए, तो सबसे पहले उत्तर में देखो, उत्तर में मांडा, चिनाब नदी के किनारे पर मांडा, ठीक है, मांडा खोजा गया था। उत्तर में कौन सा स्थान खोजा गया, मांडा, ठीक है। अच्छा, अब देखो पश्चिम में देखो सूत कांगीडोर, पश्चिम में सूत कांगीडोर और दायमाबाद, नीचे देखो दक्षिण में दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, ठीक है। और गोदावरी नदी के किनारे पर सूत कांगीडोर, दासक नदी के किनारे पर, ठीक है। और अलिंगिरपुर हंडसन नदी के किनारे पर, ठीक है। यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी भाई, ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अधिक सभ्यता वो नगरीय सभ्यता रहेगी, ठीक है। ये एक शहरी सभ्यता थी, इसका आकार त्रिभुजीय आकार की थी। और ये किस आकार में फैली हुई थी, कैसा आकार इसका, त्रिभुजीय आकार में फैली हुई है। ये किस आकार में फैली हुई है, त्रिभुजीय आकार में ये फैली हुई है। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषता, इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन और जल निकासी, ठीक है। इसके अंदर एक अलग ही विशेषता थी नलियों की, ठीक है, जल निकासी की, ठीक है। इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था। इसी सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया था भाई, इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था, तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था इसी काल के लोगों ने। और इसे ही ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और इसे ही क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बताओ, ठीक है, कौन से काल में खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रॉन्ज युग, ठीक है, कांस्य युग के अंदर, ठीक है, कांस्य युग के अंदर खोजी, ठीक है, कांस्य युग के अंदर खोजी गई थी, ठीक है भाई। चलो आगे, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से स्थान मिले सिंधु घाटी सभ्यता में और कब खोजे गए और कौन सी नदी के तट पर और किसने खोजा, ठीक है, इन्वेंटर कौन है इनका, तो बताओ हड़प्पा स्थान है पाकिस्तान के मोंटगोमरी के अंदर। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी के अंदर। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो 1921 में रावी नदी के तट पर, देखे, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदारो लरकाना पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, लरकाना के अंदर 1922 में, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। सूत कांगीडोर ये भी पाकिस्तान के अंदर है, 1927 में दासक नदी के तट पर है। सूत कांगीडोर दासक नदी के ऊपर, ठीक है। और आर एल स्टाइम ने इसकी खोज की थी। बताओ भाई आगे, चोंदड़ो ये भी सिंधु पाकिस्तान में है, ठीक है, 1931 में, ये इंडस नदी के ऊपर। जी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, इंजी मजूमदार ने 1931 में चोंदड़ो की खोज इंडस नदी के ऊपर है, ठीक है। और रंगपुर अहमदाबाद गुजरात 1953 में साबरमती नदी के ऊपर। एमएस वतस्या है इसने की। आगे चलो, रोपड़ पंजाब 1953 सतलज नदी के ऊपर। और वाईडी शर्मा ने लोथल गुजरात 1955, भोगवा RSR राव, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान 1953, घग्गर ए जोश ने 1953, लोथल 1955, रोपड़ 1953, रंगपुर 1953, चौंदड़ो 1931, सूत कांगीडोर 1927, मोहनजोदड़ो 1922, हड़प्पा 1921 और आलमगीरपुर मेरठ यूपी 1958 में। हिंडन नदी VD शर्मा ने, ठीक है। बनवाली कहाँ खोजा गया, हरियाणा में, ठीक है, 1973। सरस्वती RS बिष्ट ने, ठीक है। धोलावीरा गुजरात 1990, भोगवा नदी पर RS बिष्ट ने, ठीक है। और राखीगढ़ी हरियाणा 1990 में सरस्वती नदी पर। और ऋतिक मुगल, ठीक है ना, ऋतिक मगहल, ठीक है, इसने खोज की थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब भी अगर मैं भारत में सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए तो कहाँ खोजे गए, सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात के अंदर। कहाँ खोजे गए, गुजरात के अंदर। बताओ सारे बच्चे, चले आगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एक स्थान को पढ़ते हैं, कौन सा स्थान कहाँ खोजा गया। उसके बाद हम सारे बच्चे एक एक स्थान को पढ़ेंगे,
ठीक है, तसल्ली से, और ये सारे बच्चे एक एक स्थान को पढ़ेंगे। तो बताओ भाई, हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अनानगर था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे देखो, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अनानगर था। हड़प्पा से सबसे बड़ा क्या मिला हमें? बड़ी इमारत मिली। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अनानगर था। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं या ज्योति। ठीक है, हड़प्पा में यहाँ के लोगों की, हड़प्पा वाले की फसल कौन सी थी? मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जो। एक कब्रिस्तान मिला यहाँ पर, R37 या समाधि 37 मिला। ठीक है, कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से, कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान या समाधि 37 मिला। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर 4, शवों को दफनाने की प्रथा भी हड़प्पा में थी। ठीक है, शवों को दफनाया जाता था इस काल के अंदर, हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा स्थान पर क्या किया जाता था? लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अन्न की देवी की मूर्ति मिली है, उर्वरता की देवी, ठीक है, की मूर्ति भी मिली है। फिफ्थ पॉइंट, शंख का बना हुआ बैल भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से शंख का बना हुआ बैल और बटन के आकार की मोहरें। ठीक है, तो पॉइंट दोबारा से इसका, हड़प्पा की खोज। ठीक है, हड़प्पा की खोज देखो, हड़प्पा की खोज पाकिस्तान के मोंटगोमरी 1921 में रावी नदी के ऊपर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिले? हड़प्पा से देखो भाई हमें क्या मिला? हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अनानगर था। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं या जौ थी। एक कब्रिस्तान R37 या समाधि 37 मिला है। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में ही थी। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। शंख का बना हुआ बैल भी, ठीक है, शंख का बना हुआ बैल भी, ठीक है, बटन के आकार की मोहरें, ये सारे हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अनानागार है। वहाँ सबसे बड़ी इमारत मिली थी। ठीक है, कौन सी? सनानागार। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी विशाल बड़ी इमारत है, लेकिन वो कौन सी है? विशाल अनानागार। मोहनजोदड़ो से अनानागार मिला है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल सनानागार थी, सबसे प्रसिद्ध। ठीक है ना, मेरी बात यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अनानागार, मोहनजोदड़ो से अनानागार मिला है। ठीक है, और हड़प्पा से क्या मिला है? सनानागार मिला है। नटराज की मूर्ति, ठीक है, शिव जी की, हमें शिव की मूर्ति भी मिली है। आद्य शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? शिव तांडव। ठीक है, शिव तांडव थी सबसे पुराना नृत्य, शिव तांडव। पशुपति की मूर्ति, शिव की मूर्ति भी मिली है। ये एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। ठीक है, जो साहित्य होता है हमारा, देसी भाषा में गाँव में बोलते हैं साहित्य। ठीक है, वो भी स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। नृत्य करते हुई बालिका की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई थी, ये भी हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। और प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी मिला है, और महाविद्यालय का भवन का भी साक्ष्य मिला। एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अनागार था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल अनागार था। नटराज की मूर्ति, शिव की मूर्ति, भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव थी। पशुपति की मूर्ति, शिव की, एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। नृत्य करते हुई बालिका की मूर्ति कांसे की बनी हुई। ठीक है, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला है। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है। एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। आगे चलो भाई, चौंदड़ो। चलो चौंदड़ो को पढ़ते हैं। ठीक है, यह सभ्यता, चौंदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। कैसा था? ग्रामीण क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान जो कैसा था? ग्रामीण सभ्यता से रिलेट करता था। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हैं, यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हैं, और बेलनाकार मोर भी मिले हैं, बेलनाकार मोर भी मिली है। बीच बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी यहाँ से हमें मिला है। ठीक है, चूड़ियों या लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले। चूड़ियाँ या लिपस्टिक के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हमें? चौंदड़ों से। और एक हाथी का दांत भी यहाँ से मिला है। हाथी के दांत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? चौंदड़ों से। तो बताओ, चौंदड़ों का क्विक रीजन होना नहीं चाहिए क्या? ठीक, बताओ। चौंदड़ो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था। यहाँ से हमें गोल ईंटें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र, चूड़ियों या लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले, एक हाथी का दांत भी मिला है। आगे चलो भाई, लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था। इस सभ्यता का बंदरगाह, और इस सभ्यता की वाणिज्य की राजधानी, और इस सभ्यता की वाणिज्य की राजधानी ये एक बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह था। और फारस की मुद्रा भी मिली है। लिखा है लोथल से हमें क्या मिली है? फारस की मुद्रा। तो मतलब कि यहाँ से ही क्या होता था? व्यापार होता था फारस। ठीक है, फारस का, और लोथल से क्या होता था? यहाँ से, ठीक है, सेवा का आदान प्रदान होता था। फारस की मोहरें भी मिली हैं, और घोड़े की अस्थियाँ भी यहाँ से मिली हैं। कहाँ से? लोथल से। चावल के
दोनों के चावल के दोनों के साक्ष्य मिले हैं। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है, एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रशासनिक राजधानियाँ भी, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियाँ भी, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, जिसमें भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यह लिपि पहले राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है। इसमें 64 मूल चिन्ह थे। लगभग 1750 ईस्वी में इस सभ्यता के अंत बाढ़ होने के कारण हुआ था। 1750 में जब बाढ़ आई तो इस सभ्यता का भाई क्या हो गया था, अंत हो गया था। इस सभ्यता का अंत हो गया था। इससे अगली जो सभ्यता आई, कौन सी? वैदिक सभ्यता। इसके बाद कोई सभ्यता आई तो कौन सी सभ्यता आई भाई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 BC से 600 BC तक चली। ठीक है। 1500 BC से 600 BC तक चली। 1500 BC से 1000 और 1000 से 600। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है। ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक। ठीक है। 2 भागों में बांटा जाता है, 1500 से 1000 से 600। ठीक है। 1500 BC में आर्यन का आगमन हुआ। 1500 BC में आर्य आए, या मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए। ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे कि आर्य वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। तो सबसे पहला बताओ, 1500 BC में आर्यन का आगमन हुआ। कहाँ से? मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य का आए, उत्तरी ध्रुव से आए। और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए? तिब्बत से आए। ठीक है। 3 मत। ठीक है। मैक्स मुलर ने कहा था, मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। 1500 BC के अंदर आर्यनों का आगमन हुआ था। ठीक है। मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आए। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए। ठीक है। कश्मीर, ये ऊपर देखो भाई, कश्मीर है, ये वेस्ट गोंग बैंक है, ये राजस्थान है, ये अफगानिस्तान है। संपूर्ण उत्तर और उत्तरी पश्चिम में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता शुरू की, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। क्या? संपूर्ण उत्तर और उत्तरी पश्चिमी में आर्यों ने उत्तर पश्चिमी में एक आर्यों ने एक सभ्यता शुरू की, और उस सभ्यता को कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है। आर्यों ने एक सभ्यता स्टार्ट की उत्तर पश्चिम या उत्तर के अंदर। ठीक है। और वही सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन। वैदिक सभ्यताओं के लोगों का मुख्य काम क्या था भाई? मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? बताओ सारे बच्चे। कृषि और पशुपालन, रट लो इसको। ठीक है। इस सभ्यता के परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था। ठीक है। पिता के नाम पर लोगों का क्या हुआ करता था? नाम हुआ करता था। किसमें? वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं। वेद आ गए भाई अब। ठीक है। वेद, ऋग्वेद 1500 से 1000 BC। यह वेदों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन, ठीक है, वेद है। वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद 1500 BC से 1000 BC, 1500 BC से 1000 BC, यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास ने किया था। सभी मंडलों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। ठीक है। सबसे पुराना मंडल 2 से 7, सबसे पुराना मंडल, नवीनतम मंडल 10। ऋग्वेद का तीसरा मंडल की रचना विश्वामित्र ने, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने इसी मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की थी, इसी मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र के 10वें मंडल में महासुमतीय वर्ण व्यवस्था की। ठीक है। 10वें मंडल में क्या थी? वर्ण व्यवस्था। ठीक है। इसमें 4 व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ठीक है भाई। 10वें मंडल में 4 वर्णों की कल्पना की गई है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है। आगे चलो। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। ऋग्वैदिक काल जो आया 1500 से 1000 BC के अंदर, ऋग्वैदिक जो काल या ऋग्वेद जो था वेद, इसके अंदर इस काल के लोगों ने मैं कहूँ तो ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे बताया? सरस्वती को। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को। गंगा गोरा, जो एक बार इसका उल्लेख एक बार मिलता है, गंगा गोरा का उल्लेख, और यमुना कालिंदी का
ठीक है, प्राचीन नाम थे ये, कालिंदी और गोरा, गंगा और यमुना का, ठीक है, गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ठीक है। रुद्र शब्द का उपयोग भी ऋग्वेद में है, रुद्र शब्द का उपयोग भी किस में है, ऋग्वेद में। रुद्र 3 बार, शिव का अवतार रुद्र, रुद्र का उल्लेख 3 बार मिला है, ठीक है। शिव का अवतार को क्या कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है, शिव के अवतार। सबसे ज़्यादा एक पिता शब्द 335 बार उपयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा शब्द तो कौन सा है, पिता। जन, जन का 275, इंद्र का 250, माता के लिए 334। एक व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होत्र कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, होत्र कहते हैं। उसके बाद सामवेद, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत के जनक को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद, ठीक है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद में ही, सामवेद से ही प्राप्त होता है। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख सामवेद से प्राप्त होता है। इसमें सूर्य की स्तुति के संबंधित मंत्रों की संकलन है। जो व्यक्ति जो सामवेद में मंत्रों का गायन करता है उसे उद्गाता कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद में मंत्रों का क्या करता है, उच्चारण करता है, जो उसको गायन करता है उसको उद्गाता कहते हैं, ठीक है। आगे यजुर्वेद, यजुर्वेद इस वेद के सभी मंत्र यज्ञों में नियमों से संबंधित व अन्य धार्मिक क्रियाकलापों संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। एकमात्र वेद है जिसमें गद व पद दोनों हैं, ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अथर्वयु कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद 4th वेद, लास्ट वेद, वेद 4 थे, ठीक है। बताओ भी सारे बच्चे, इसमें सभी मंत्रों, काला जादू, वशीकरण के उपचार, प्रेत आत्माओं से निवारण या अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया है। इस वेद में सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद या नवीन है, ठीक है। सबसे नवीन वेद है कौन सा भाई बताओ, अथर्ववेद सबसे नवीन वेद, अथर्ववेद, ठीक है। जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं वो नवीन होगा, नया होगा। जो लास्ट में जो चीज़ हम कर रहे हैं आज प्रेजेंट में जो चीज़ हम कर रहे हैं, अब जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं वो नया हमारे लिए क्या है, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे नवीन वेद कौन सा, अथर्ववेद। इन वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहते हैं। बताओ, ठीक है, हाँ बताओ भी आगे सारे। हिस्टोरिक पीरियड 600 से 712, हिस्टोरिक पीरियड 600 से 712। बताओ 600 बीसी के 16 महाजनपद, 600 बीसी में 16 महाजनपद हुआ करते थे। बौद्ध ग्रंथ के अंदर अंगतुर निकाय के अंदर, बौद्ध ग्रंथ के अंगतुर निकाय में मिलता है इन 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, ठीक है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र के अंदर, ठीक है ना। तो बताओ 16 महाजनपद अंग और इनकी राजधानी थी चंपा या चंपा नगरी, अंग की काशी, वाराणसी, गंधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, हाटक, राजापुर, सूर्यसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, मगध, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, चेंदी, समतिमती, पांचाल, अहिछत्र, वज्जी, मिथिला, विंध्य, मत्स्य, विराटनगर, वत्स्य, कौशाम्बी, अस्मक, कोटन, ठीक है। ये स्थान थे भाई, ठीक है ना। चलो आगे, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती, ठीक है, अवंती उज्जैन, ठीक है, अवंती उज्जैन और महिष्मती दक्षिण और मल कुशीनगर, ठीक है, ये दक्षिण के थे, ठीक है। 600 बीसी का धार्मिक आंदोलन, 600 बीसी में एक धार्मिक आंदोलन भी था, ठीक है भाई। आगे धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने देखते रहिए। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म फाउंडर, इसका बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक या फाउंडर कौन था भाई, गौतम बुद्ध। कौन था, गौतम बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म का मैं कहूँ तो फाउंडर या बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था भाई, गौतम बुद्ध। नोन एज लाइट ऑफ एशिया, किससे जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है इसको, बौद्ध धर्म के। और जन्म से क्षत्रिय या साम्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे। इस जन्म से क्षत्रिय और शाक्य कुल के। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ था 563 में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 563 में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे, ठीक है, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके पिता का नाम सुदोधन, जो शाक्य कुल के थे। इनका पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य कुल के थे, ठीक है। माता का नाम महामाया, ठीक है, कोलिया वंश की थी। माता का नाम महामाया कोलिया वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद इसकी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। माँ बागा सिस्टर और प्रजापति गौतमी की, ठीक है। ये माँ बाया, ये सिस्टर किसकी थी, प्रजापति और गौतमी की। वाइफ थी यशोधरा, ठीक है। सन बेटा था राहुल, ठीक है। सारथी चाना, सारथी इसका चाना था। हंस,
कोंठोक, ठीक है, ये भी बताएंगे आगे क्या है, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, इसने इसी गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनृक्षीक्रमण कहते हैं, या महाभिनृक्षीक्रमण दिया, ठीक है। गृह त्याग जब इसने महाभिनृक्षीक्रमण कहा जाता है, इसका दिया था उन्होंने ये, ठीक है। 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था इन्होंने। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया था, अनोमा नदी के अंदर, ठीक है, गृह त्यागा था, यह सन्यासी रूप धारण किया था, और महा ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। राजगृह अलार कलाम वैशाली रुद्र काम पुत्र गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। राजगृह में एक गुरु था बौद्ध धर्म का, ठीक है, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ली अलार कलाम से, और वैशाली में जाके फिर किससे ली, रुद्र काम पुत्र से, ठीक है, गुरु से शिक्षा ग्रहण की। ये दो गुरु थे इसके, ठीक है ना, ठीक है, आलार कलाम और रुद्र कामपुत्र शिक्षा ग्रहण की। गया पहुँचे, और गया वो कहाँ पहुँचा, गया पहुँचा, और 6 वर्ष की तपस्या के बाद निहार्थ को गया में निरंजना नदी के तट पर महा ज्ञान निर्माण की प्राप्ति। और निरंजना नदी के तट पर इसे क्या हो गया भाई, ज्ञान प्राप्त हो गया, और महायान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। महायान के बाद, महाज्ञान की बाद प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से, लेकिन बचपन का नाम तो क्या था, सिद्धार्थ था। ये बाद में बुद्ध के नाम से जाने के, जब इसे ज्ञान प्राप्त हो गया था 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 29 में इसने घर छोड़ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन में दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया था, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ वाराणसी में दिया। इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की, बौद्ध संघ की स्थापना, ठीक है, इसने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की। फॉलो बुद्ध संघ व धम्म, ठीक है। मिनिमम एज टू ज्वाइन 15 साल, ठीक है, मिनिमम एज जो ज्वाइन कर सकता था इस बौद्ध धर्म को 15 साल होनी चाहिए थी उसकी, ठीक है, 15 साल होनी चाहिए थी। फॉलो बुद्ध व धम्म व संघ, बुद्ध ने 3 चीज़ों को फॉलो किया था, बुद्ध धम्म संघ, इन 3 चीज़ों को फॉलो किया था, ठीक है। बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्य थी, ठीक है। 1 शिष्य थे, 2 शूद्र, तपसु मल्लुकु कलिक, पहला शिष्य गौतम बुद्ध, ठीक है। चलो भाई आगे अपने काम, बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो। हाँ, प्रसिद्ध शिष्य, इसके प्रसिद्ध शिष्य हुए आनंद और उपाली। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए, और अपने जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुँचे, और अपना उपदेश स्वेच्छा से भी दिया, और अंतिम समय में कुशीनगर पहुँचे, श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया, और अंतिम समय में कहाँ, कुशीनगर में पहुँचे, और अपना उपदेश सुबच्छ को अंतिम उपदेश सुबच्छ को दिया। 483 BC कुशीनगर हिरण्यावती नदी के किनारे में अतिसार से इनकी मृत्यु होगी, महापरिनिर्वाण, ठीक है, से इनकी मृत्यु हो गई। कब 483 में गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की मृत्यु, ठीक है, सिद्धार्थ इसके बचपन का नाम, ठीक है, 483 में इसकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई, ठीक है। प्रथम बौद्ध महासंगति 483 BC में, प्रथम बौद्ध महासंगति, ठीक है, ये याद कर लो भाई, प्रथम महाबौद्ध संगति 483 BC के अंदर है, 483 BC के अंदर है, ठीक है, 483 BC के अंदर। प्लेस राजगृह के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, राजगृह के अंदर पहली, ठीक है। और सतपर्णी गुफा के अंदर, ठीक है। रुका अजास्त्रु हरियक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी, और उसका चेयरमैन था महाकश्यप। 2 पीठक थे, बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध के संघ के नियम, ठीक है, इनको छोड़ दो आप, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। चलो भाई आगे, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 BC के अंदर हुई। प्लेस वैशाली के अंदर। रूलर शिशुनाग वंश था, काला शोक, ठीक है, उसके देख रेख में हुई, ठीक है। उस समय चेयरमैन था सबा कबीर और सनवा कामिनी, हाँ यही था क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ यही था, ठीक है। चलो, हाँ लुसेंट में भी यही है। चलो इसके आगे, इसका वर्क था, फॉलोअर क्या था, इसने डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति के इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, स्थाविर और महासंदिग्ध, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति 251 BC के अंदर हुई। प्लेस स्थान, ठीक है,
पाटलिपुत्र के अंदर हुई। रूलर उस समय शासक कौन हुआ करता था? अशोक हुआ करता था, जो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है। चेयरमैन मोगालिप्तु तीस वर्क। बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया। बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया, अधिगम पिटक। अधिगम पिटक। अशोक के समकालीन में बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा आगे। ठीक है। अशोक के समय बोधकालीन बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा। चौथी बौद्ध संहिता 78 ईस्वी में या क्या? ठीक है। चौथी कांडलुरुल कनिष्क। ठीक है। कुषाण डायनेस्टी। चेयरमैन वसुमित्रा। वाइस चेयरमैन अश्वघोष। ठीक है। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा हुआ था, हीनयान महायान। हीनयान महायान दो भागों को बांटा हुआ था। हीनयान महायान दो भागों में बांटा हुआ था। ठीक है। हीनयान ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हीनयान के लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे। हीनयान वाले लोग क्या करते थे? गौतम बुद्ध को केवल मनुष्य मानते थे। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं होता था। ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते थे। ठीक है। हीनयान लोग, ठीक है, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में अधिक पाए जाते थे। महायान ये करते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे महायान के लोग। ठीक है। और हीनयान वाले नहीं करते थे। महायान गौतम बुद्धा को भगवान मानते थे। ठीक है। ये भगवान मानते थे, व्यक्ति मानते थे, आदमी व्यक्ति मानते थे। ठीक है। इनके 4 तीर्थ स्थान होते हैं बाकी स्थानों पर। ठीक है बच्चे, उन बाकी स्थानों पर 4 तीर्थ स्थान होते थे। इसके बाद जैन धर्म। जैन धर्म जैन धर्म अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। ठीक है। फर्स्ट तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव पुत्र ऋषभदेव था। ठीक है। ठीक है। ऋषभदेव पुत्र भारत। ठीक है। और गोमटेश्वर, इनके हाथों में 200 हाथियों का बल था। गोमटेश्वर के हाथों में 200 हाथियों का बल था। ठीक है। और 23वां हुआ पार्श्वनाथ। 23वां कौन हुआ? पार्श्वनाथ। 23वां कौन सा हुआ? पार्श्वनाथ। ठीक है। इनकी मृत्यु सफेद पर्वत पर हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सफेद पर्वत के ऊपर। ठीक है। 100 वर्ष की उम्र में 4 महावर थे इनके। 100 वर्ष की उम्र की, ठीक है, 4 महावर थे इनके। सत्य, अहिंसा, अस्तेप, चोरी न करना, अपरिग्रह, ये 4 क्या थे? इसके व्रत थे। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी हुआ। 24वां तीर्थकर कौन हुआ? महावीर स्वामी। अंतिम, ठीक है, 24वां व अंतिम कौन हुआ? महावीर। जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली के अंदर। बचपन का नाम क्या था इसका? वर्धमान। पिता का नाम और माता का नाम। ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्र का नाम प्रियदर्शनी अनोजा, दामाद जामिल था। तीस वर्ष की आयु में वर्धमान ने घर त्याग दिया था। ठीक है भाई, चलो 30 वर्ष की आयु में क्या इसने क्या किया था भाई? घर त्याग दिया था। इनकी सबसे पहली मुलाकात मखली गोसाल। इनकी पहली मुलाकात मखली गोला आजीविक संप्रदाय, ठीक है, भाग्यवादी धर्म नाम से व्यक्ति, भाग्यवादी धर्म नाम व्यक्ति से हुई। भाग्यवादी धर्म नाम व्यक्ति से हुई। ठीक है भाई, पक्की बात, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्बिका ग्राम में तुर्जुपालिका नदी के तट पर महायान कैवलिन जिन निग्रंथ प्रथम शिष्य जमाली दामाद महिला चंदा। ठीक है। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने 11 शिष्यों को नियुक्त किया था। 11 गणधार मगध आर्य सुदर्शन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जीवित रहने वाला इकलौता गणधर था। ठीक है। आर्य सूर्यमन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जॉइन यूनियन। आर्य सुधेरमान तो फर्स्ट चेयरमैन था जो इस धर्म को जोड़ा था 486 बीसी के अंदर। 468 बीसी के अंदर, सॉरी भाई, 468 बीसी के अंदर महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं सही करवाता जाऊंगा आपको साथ साथ में। ठीक है। 468 बीसी के अंदर, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। पावापुरी के अंदर 300 बीसी में मगध, सतुलभद्र, श्वेतांबर और भद्रबाहु और दिगंबर। ठीक है भाई, जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बटा गया था। दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर है। ठीक है।
सथुल भद्र वाले थे वो मगध में चले गए थे और भद्र भाव अपने को लेकर कर्नाटक चला गया था। इस तरीके से वो दो आए, जब दो भागों में बट गया था कि 300 ईसा पूर्व जो अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है, मगध के ऊपर अकाल पड़ा था, उस समय ये बट गए थे, तो उस स्टोरी अलग है। ठीक है, हम नोट्स का रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम जैन संगति हुई प्लेस पाटलिपुत्रा के अंदर। प्रथम जैन संगति हुई पाटलिपुत्र के अंदर। चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चेयरमैन कौन था? सथुल भद्र। चेयरमैन कौन था भाई? सथुल भद्र। उस समय चेयरमैन सथुल भद्र था। चेयरमैन कौन था? सथुल भद्र। देखो भाई, फर्स्ट जैन संगति पढ़ रहे थे हम। ठीक है, प्लेस पाटलिपुत्रा, रूलर चंद्रगुप्त मौर्य था, चेयरमैन था सथुल भद्र। ठीक है, काम क्या था? जैनिज्म को दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर महावीर की शिक्षाओं को मानते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये महावीर को विवाहित मानते थे, श्वेतांबरों के अनुसार 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ एक संती थे। ठीक है, दिगंबर भद्र भाव की शिक्षा को मानते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, अविवाहित मानते थे, लेकिन इसके अनुसार वो एक पुरुष थे। सेकंड जैन संगति 513 एडी के अंदर। प्लेस बलबी गुजरात। चेयरमैन देवर्दी छम्मन। इसी महासंगति के दौरान जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया और ग्रंथ था आगम। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। हर्यक वंश। मगध राज्य में सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश 544। ठीक है, इनकी पहली राजधानी थी राजगृह। इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने। यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इसने अंग राज्य पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। ठीक है, मगध में मिलाया। इसने अंग राज्य को आक्रमण के मगध में मिलाया। इसने कौशल देवी से विवाह किया, और जो कौशल के महाराज हुआ प्रसन्नजीत की बहन थी, और उसी से इसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। ठीक है, इसकी दूसरी पत्नी का नाम चलाना था, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इनका एक राजवैद्य था जो जीवक था। ठीक है, अपने जीवक को अवंती का राजा प्रगोद का इलाज करने के लिए भेजा, जो पीलिया से ग्रस्त था। बिंबिसार कहते हैं इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी गई थी। ठीक है, मगध का अगला शासक। ठीक है, अजातशत्रु 492 बीसी से। अजातशत्रु। उसके बाद गद्दी पे आया कौन? अजातशत्रु, जो 492 से 460 है। महावीर स्वामी 468 तथा गौतम बुद्ध 483, दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। ठीक है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसने वज्जी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिलाया। वज्जी संघ और मल्ल संघ, ठीक है, ये संघ थे, इनको जीत करके इन्होंने और मगध में मिला लिया था। और 483 बीसी में इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। 483 में अजातशत्रु ने ही नए हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया था। रथ मूसल, महाशिला कंठक। ठीक है, महाशिला कंठक, इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई। मगध का अगला शासक बना उदयन। ठीक है, उदयन। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिन पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसने अपने राजधानी के राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अनिरुद्ध नाग दशक महात्मा शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसने अवंती पर आक्रमण करके पुरगोद वंश का अंत किया और अवंती को मगध साम्राज्य में लाया। इसने अपने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक हुआ। 300 बीसी में इसने सेकंड बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया और राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, इसकी हत्या इसके सचिव के द्वारा की गई। नंदवंश 344 से 323 बीसी, इसका संस्थापक महापद्मनंद था। इस वंश का अंतिम व महान शासक इसका 8वां पुत्र था, जिसका नाम घनानंद था। ठीक है, 326 बीसी में सिकंदर का पथ का आक्रमण। घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसने मगध के एक बड़े राजवंश घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की। ठीक है, भारत में विदेशी आक्रमण।
भारत में विदेशी आक्रमण। भारत में विदेशी आक्रमण। पर्शिया ईरानी आक्रमण, पर्शिया या ईरानी आक्रमण, ठीक है, पर्शिया या ईरानी आक्रमण, ठीक है। अश्वामनी वंश संस्थापक साइरस था, संस्थापक साइरस। साइरस सब इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में पहला था। साइरस डेरियस सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। दारा प्रथम 518 बीसी में। 2 स्तंभों से यह जानकारी मिली। वेस्तून का अभिलेख और रुस्ते के रुस्तम अभिलेख फायदे थे। इस आक्रमण के बाद भारत में और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। भारत में घरोट लिपि की शुरुआत हुई, आर्मेक लिपि की शुरुआत हुई। डेरियस ने प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। दूसरा विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण, ठीक है। दूसरा विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। मकदूनिया का शासक फिलिप था। मकदूनिया का शासक कौन था भाई? फिलिप था। सिकंदर फिलिप का ही पुत्र था। सिकंदर फिलिप का ही पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया, ठीक है। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने तीसरी शताब्दी में संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दारा तृतीय को हराकर अश्वामनी वंश का अंत किया। अश्वामनी वंश का अंत किया, ठीक है। तक्षशिला में आम्बी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। 326 बीसी में वितस्ता हाडिस्पिस का युद्ध लड़ा गया सिकंदर व पोरस के मध्य, ठीक है। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। सिकंदर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की, विजयनगर और बुकाफिला। 325 बीसी में तबियत खराब होने से के कारण ये भारत लौटकर बेबीलोन में ही 323 बीसी में 33 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई। मौर्य वंश पुरातात्विक स्रोत। मौर्य वंश पुरातात्विक स्रोत। अशोक के अभिलेख, यह भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं। यह भारत के सबसे पुराने अभिलेख है जिन्हें खरोष्टी और बर्माई लिपि में लिखा गया है। 1837 में जेम्स प्रेसन ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को, मौर्य वंश, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख। पहला शिलालेख, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, ठीक है। पशु बलि पर प्रतिबंध व वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव पहला। दूसरा शिलालेख, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, मानव व पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरा शिलालेख, ब्राह्मणों को समयान व महात्मा की नियुक्ति। 5वां शिलालेख, धर्म ग्रंथों की नियुक्ति। 7वां शिलालेख, यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था, मस्तिष्क व आत्मा पर निर्भर नियंत्रण। 11वां शिलालेख, अशोक के धर्म विजयों का वर्णन। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 14वां शिलालेख, ठीक है, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। अशोक के 7 स्तंभ लेख थे, अशोक के 7 स्तंभ, ठीक है। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ शिलालेख, ठीक है। टोपरा स्तंभ, ये अंबाला से प्राप्त हुआ जो वर्तमान में फिरोजशाह दिल्ली में है। मेरठ स्तंभ, यह मेरठ से प्राप्त हुआ जो वर्तमान दिल्ली में है। इलाहाबाद स्तंभ, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ और वर्तमान में इलाहाबाद में 3 शासकों से संबंधित है, अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर। सांची स्तूप, ये अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्र चिन्ह लिया गया है, ठीक है। लोरियानंदगढ़ स्तंभ, ये बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ था, ठीक है। रामपुरवा स्तंभ, यह भी चंपारण से प्राप्त हो, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से 298 बीसी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से 298 बीसी मौर्य वंश का पहला शासक था। मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी शासक ने इसे सेंड्रोकोटस कहा, यूनानी शासक ने इसे सेंड्रोकोटस कहा, ठीक है। चाणक्य की मदद से गणानंद को हत्या करके 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना था, ठीक है भाई। लेखक के अनुसार प्लूटार्को जस्टिन, ठीक है, 6,40,000 सेना थी इसके, लेखक के अनुसार। ये लेखक थे 2, इन्होंने कहा था कि 6,40,000 इसके पास सेना थी, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। यह भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, ठीक है, मगर भारत का पहला सम्राट गणानंद था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का व गिसार पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र में निर्माण करवाया था। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि हुई, ठीक है। संधि में काबुल, कंधार, हेरात और जोड़ासिया, ठीक है। हेलेना की शादी सेल्यूकस की बेटी की शादी किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई। ये 4 प्रांत दे दिए गए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीस को भेजा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। 300 एडी में इसने पाटलिपुत्र में जैन महासंगति का आयोजन करवाया, जिनमें जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। 300 एडी में
में ही यह भद्रबाहु के साथ श्रवण बेला चला गया और 298 AD में सलेखना और संचारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बिंदुसार 298 BC से 272 BC। 298 से मैं लाइन इसलिए नहीं खींच रहा हूँ बेटा, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लोगे इनके, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हो, ये छाप सकते हो अपने पेज पे, रफ पेज पे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी दे दूंगा। ठीक है, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, फाउंडेशन कोचिंग सेंटर से। ठीक है, फाउंडेशन कोचिंग सेंटर, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है भाई, लिखो व्हाट्सअप नंबर 8930196484। ठीक है, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, PDF आपको हर टॉपिक की PDF मिल जाएगी, हर बुक की PDF, हर कोई भी PDF चाहिए तो आप बता देना भाई। ठीक है, हाँ, बिंदुसार 298 BC से 272 BC। ठीक है, इसने सिंहसेन और अमित घात भी कहा जाता है इसे, सिंहसेन और अमित घात। इसकी 16 पत्नियां थी, जिसमें सबसे प्रिय शुद्राभंगी सोन अशोक थी, शुभद्रंगी। इसके 101 पुत्र थे। बड़ा बेटा सुसीम था, अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, बड़ा बेटा सुसीम था, अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। केवल तिस्क को छोड़कर श्रीलंका का गवर्नर बना। ठीक, केवल तिस्क को छोड़कर श्रीलंका का गवर्नर बना के भेजा। सुसीम तक्षशिला का, अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में किचक का विद्रोह और बिंदुसार ने पहली बार सुसीम को भेजा। दूसरी बार अशोक को भेजा और बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजपूत आए। बिंदुसार के दरबार में डायमेक सीरिया से, डायनोसियस मिस्र से आया था और 272 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक को राधा मुक्त की मदद से 99 भाइयों की हत्या करके मगध का अगला शासक बना। ठीक है, अशोक 269 BC से 323 BC, 269 BC से 323 BC। मास की अभिलेख। ठीक है, अशोक वर्धन, मास की अभिलेख, अशोक वर्धन गुजरा अभिलेख, देवनाम प्रिय अशोक, राजा देवनाम प्रिय। ठीक है, अपना प्रथम विवाह महादेवी उज्जैन की राजकुमारी के साथ किया इसने। ठीक है, जिनसे इन्हें 2 संतानें हुई। ठीक है, महेंद्र सन, ठीक है, संघमित्रा डॉक्टर। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए इसने अपने बेटे महेंद्र को, ठीक है, श्रीलंका भेजा और पुत्री को भी। अशोक ने दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया। लारुवाकी के दूसरा पुत्र हुआ जिसे कुशाल के नाम से जानते हैं। कुशाल का पुत्र अशोक का पुत्र दशरथ था और 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ। 261 BC में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध के समय कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। इस युद्ध का कारण हाथी प्राप्ति था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। ठीक है, ठस बात की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख में, इस बात की जानकारी, ठस बात नहीं भाई, इस बात आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इस बात की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसे खारवेल ने लिखवाया था। ठीक है, खारवेल ने, ये चेंदी वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। इस युद्ध के बाद कलिंग ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा मेगालुपित्युस या गुप्त से ली थी। इसके शासनकाल, अपने शासनकाल में 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा और शासनकाल के 20वें वर्ष